हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस भी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेस कर रहे हैं। इसमें आज अपने 3 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे विजिट करोगे तो आपको सीवीटी 1 की क्लासेज मिलेगी, सीवीटी 2 की क्लासेज मिलेगी और मैंने टॉपिक वाइज सीरीज में भी काफ़ी टॉपिक करवा रखे हैं। और अब आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, तो आप यहाँ से अपने जो मॉक टेस्ट के रूप में जितने भी टेस्ट मैंने करवाए हैं उन सभी को ज़रूर लगाएं दोस्तों। और ये आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ आपकी बार, ये बहुत ही अच्छे सवाल है। इसकी मैंने 8 ही पेपर करवाए हैं, ठीक है, बाकी करवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें बहुत, इसको अगर आप लगाओगे तो आप एनटीपीसी के पेपर में बहुत बेहतर परफॉर्म करोगे, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया लेवल के पेपर बने हुए थे, अगर आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ मैं इसमें डालता हूँ। और चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। पहला सवाल दोस्तों, जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों, एक मान लो कोई भी समुद्र है, ठीक है, इस समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है। एक जहाज इसके इस वाली साइड में तैर रहा है, यहाँ पे है जहाज। एक जहाज इसके अपोजिट साइड में, दोनों इसके लाइट हाउस के एक इधर वाली साइड में है और एक इधर वाली साइड में है। अब कहता है एक तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का दोस्तों? 30 डिग्री का। इसके शीर्ष से, ये जहाज है यहाँ पे, और इसके शीर्ष से ये दूसरा जहाज है, ये 45 डिग्री बनाता है। और ये कितना बनाता है दोस्तों? 30 डिग्री बनाता है। आपको इस जहाज और इस जहाज के बीच की दूरी पूछी है, कितनी आएगी? तो दोस्तों, ये 90 दिया है, सॉरी ये 45, तो ये भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री कोण है। ये 30, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब दोस्तों 45, ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये 30 के सामने की भुजा 1 है, तो 60 के सामने की भुजा 1 का √3 गुना होगी, तो √3 होगी। तो देखो, इस पॉइंट से लेके ये इतनी दूरी है, ये √3, और ये दूरी 1 है। टोटल कितनी होगी? √3 + 1, ठीक है। इसमें देखो, इसकी ऊंचाई दे रखी, इसका मतलब 1 की वैल्यू 90 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 90 × √3 + 1। तो इसी फॉर्म में आंसर दिया है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 0.02 0.12 के 002 था, 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है? दोस्तों 0.002 इसका 0.12 का कितना % है? बस इसमें सोल्व करो। देखो, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, 1 अंक छोड़ के डेसिमल, इसका मतलब अगर आप डेसिमल को भूल भी जाओ तो ऊपर 1 अंक छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो 2 बटे कट गया, इससे 1/6 आ गया। अब दोस्तों 1 अंक ये 0 खा जाएगा 1 डेसिमल को, तो ऊपर बच गया 10/6%। इसको काटोगे तो 5/3% आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, AB एक अर्धवृत्त व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास है। C रेखाखंड AB पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि AC = 6, D
अर्धवृत्त पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि सी डी ए बी पर लंब है। सी डी 9 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात करें। दोस्तों, कोई भी एक अर्धवृत्त बना हुआ है, इसके अंदर ये ए और ये बी इसका व्यास है। अब कहता है सी ए बी पर एक बिंदु है, यहां मान लो ये रहा सी पॉइंट है कोई भी, कि ए सी इक्वल टू 6, इसका मतलब ये 6 हो गया। डी अर्धवृत्त पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि सी डी ए बी पर लंब है। देखो ये मतलब डी पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों। कहता है कि ये सी डी बनेगा, ये ए बी पर लंब है। देखो ए बी पर लंब हो गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। और सी डी कितनी दे दी? 9 दे दी। अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात करना है। अब दोस्तों आप इसको मिलाओगे और आप इसको मिलाओगे। देखो बताओ, क्या आपको चीज याद आ रही है क्या? अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। देखो आपको बताया है ये समकोण होता है, तो ये 90 हो गया। अब आपने दोस्तों एक इसके अंदर आपको चीज और याद करवाता हूं। आपने समकोण त्रिभुज में ये चीज पढ़ी होगी, ये 90 डिग्री, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अगर यहाँ पे आपका डी पॉइंट है, इसको इससे मिलाते हैं, तो आपने इसके बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। अब देखो ए से बी तक जाएंगे, सी से इस 90 डिग्री, 90 यहाँ बन रहा है ना, 90 तक जाना है। ए से जा सकते हैं, सी से जा सकते हैं, डी से जा सकते हैं। तो 3 फॉर्मूले बनेंगे। ए से जाएंगे तो ए बी बराबर क्या आएगा दोस्तों? ए से डी, ए से डी और ए से सी तक, पूरा यहाँ तक। ओके। और दूसरा सी से आप जा सकते हो बी तक, तो सी बी इक्वल टू क्या होगा? सी से डी छोटी दूरी इंटू सी से ए बड़ी दूरी आ गई। इसी प्रकार दोस्तों डी से बी तक जाओगे तो डी बी होगा। ये क्या बनेगा? डी से ए तक इंटू में डी से सी तक। ये फॉर्मूले बनते हैं। अगर दोस्तों ये चीज आपको याद है तो आपका ये सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो ये समकोण त्रिभुज है, आपके पास बीच वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। सी से डी तक जाओगे तो सी डी बराबर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? सी से ए इंटू सी से बी होगा। तो सी डी कितना? 9, सी ए कितना? 6, तो सी बी निकालना है। तो ये कितना आएगा दोस्तों? सी बी। तो इधर जाएगा तो सी बी बराबर हो गया दोस्तों 3/2 हो गया। इसका मतलब डिवाइड कर दो, 1.5 आ गया। 6 और 1.5 ये हो गया, तो ये पूरी दूरी व्यास हो गया 7.5 आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट, इसको दोस्तों स्क्वायर करना है। देखो अब इसके अंदर आप कहीं इस प्रकार मत लग जाना बेवकूफ बन के, है ना, कि इसका गुणा करने लग जाओ। दोस्तों ये आपको 1500 के नजदीक है, इसका मतलब 1500 - 2 का स्क्वायर करना है, या फिर ऐसे लिखोगे आप, है ना, स्क्वायर लिख लो, क्या दिक्कत है, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो वैसे भी आपने देखा 8 8 64 इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये 2 ऑप्शन कट गए, इकाई अंक 4 नहीं है, मतलब इसमें से या इसमें से आंसर होगा। अब आप बोलोगे 1500 का स्क्वायर करोगे तो आप देखो 225 और कितनी जीरो आएगी? 4 जीरो। ये देखो 225 में कुछ ऐड हो रहा है, ये देखो 225 में देखो इसमें भी आगे और ऐड हुआ है, लेकिन इसमें से तो माइनस होना है। तो देखो 224 समथिंग आंसर आना, ये आंसर हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9:5:6 है, जिनकी कुल धनराशि 317.5 रुपये है, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्तों 50 पैसे 1/2 रुपये, ठीक है, 25 पैसे 1/4 रुपये, और 10 पैसे 1/10 रुपये बन जाएगा। पैसों को मैंने रुपयों में कर दिया। ये फेस वैल्यू है। कॉइन का रेशियो कितना है दोस्तों? 9:5 कितना है? 6 है। अब
आपको अमाउंट बढ़ानी है। कैसे? क्योंकि आपको अमाउंट दे रखी है यहाँ पे। तो देखो 1/50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 4.5 रुपये बनेंगे। ये कितना बनेगा? 5/4 बनेगा। ठीक है। और ये 6/10 का मतलब 3/5 रुपये बनेंगे। इसको दोस्तों आप 9/2 लिख सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये रुपए जोड़ लो, कितने बनेंगे? इनका एलसीएम लिया दोस्तों, कितना आएगा? 20 आएगा। 10 10 निम 90 प्लस 4 5 20 5 5 25 प्लस 5 चौके 20 4 तिया 12। तो टोटल बनेगा दोस्तों कितना? ये हो गया 127 और बटे 20। ये इतने रुपए रेशियो में बने, किसके इक्वल होंगे? 317.5 के। पॉइंट हटा दिया, नीचे जीरो लगा दी। इसको इससे काटोगे 25 टाइम्स जाएगा, जीरो से जीरो। इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? ये 2 इधर गुणा कर दो, 50 आ गई। आपको क्या पूछा है दोस्तों? किसके? 25 पैसे। 25 पैसा ये था, इसके सिक्कों का रेशियो 5 की वैल्यू पूछी है तो कितना हो जाएगा? 250। आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट, एक जगह पर 20 कबूतर, 10 गाय, 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है तो भैंसों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, बफेलो की। देखो आपको सिर और पैर दिए हैं दोस्तों, इसमें रिलेशन बढ़ाना है। कैसे? देखो सिर एक ही सिर होता है, कोई भी जानवर हो जाए, है ना। 20 कबूतर तो कितने सिर हो गए? 20। 10 गाय के 10 सिर, 15 कुत्तों के 15 सिर। अब ये नहीं पता कितने है तो एक्स मान लो, तो एक्स के कितने? एक्स ही सिर होंगे, है ना। जितने जानवर उतने सिर होंगे। ये टोटल हो गया दोस्तों 45 प्लस एक्स सिर हो गए। अब जानवरों के पैर देखो, कबूतर के कितने पैर होते हैं? एक के 2, तो 20 दूना 40 पैर हो गए। प्लस एक गाय के 4 पैर, तो टोटल कितने पैर हो गए? 40। प्लस एक कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं तो 15 चौके 60 हो गए। प्लस देखो भैंस से एक्स है तो भैंस के कितने पैर होते हैं? 4, तो 4x ये हो गया। ठीक है। इनको टोटल जोड़ो तो 80 140 प्लस 4x क्या बन गए दोस्तों? टोटल पैर बन गए। अब इनमें रिलेशन दिया है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 125 अधिक, मतलब इनका डिफरेंस दिया है। ठीक है। -45 और -x, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -12 तो अंदर गुणा कर दिया मैंने। कितना? 125। 45 घटा दो इसमें से, 95 बचेगा। और प्लस का 3x बराबर 125 आ गया। 3x बराबर दोस्तों कितना हो गया? 30। x बराबर कितना आ गया? 10। तो बफेलो की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। नेक्स्ट, AB और CD एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, जहाँ AB 6, CD 8। AB समांतर है CD के। यदि AB और CD के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र चतुर्भुज ABCD के आंतरिक भाग में स्थित है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आपने ये सवाल काफ़ी बार पढ़ा होगा। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर आपको दे देगा क्या? जैसे इसने कहा कि 2 जीवा, एक तो AB, ठीक है, और एक क्या है दोस्तों? CD है। ओके, ये AB तो ये CD होगी। ये कहता है ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 मान लो, ये लंबी है। ये चतुर्भुज बनेगा दोस्तों, इसको इस प्रकार मिलाओगे तो। ठीक है। इसने बोला चतुर्भुज ABCD, ये दोनों समांतर है दोस्तों एक दूसरे के। इनके बीच, इस चतुर्भुज के बीच में इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। अब कहता है इनके बीच की दूरी 7 है, यहां से लेके यहां तक। इस प्रकार आप लिख सकते हो 7। आपको इसकी रेडियस पूछिए। अभी ना तो ये यहां से यहां तक रेडियस है, ना ही ये रेडियस है। इसको अपने इस कोने तक मिलाएंगे, यहां से यहां तक मिलाएंगे तो ये रेडियस बनेगी। अब दोस्तों
आपने एक थ्योरम पढ़ी है, देखो ये सेंटर है, सेंटर मतलब केंद्र से इसकी जीवा पर अपने लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री पर मिलता है, और दोनों पार्टों को, दोनों भागों को क्या करता है, पार्ट्स को समान भागों में बांटता है। ये मिलाया तो ये 90 डिग्री, ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इसी प्रकार ये 90 तो ये 3 तो ये भी 3 होगा। अब आपने इसको यहां से मिला दिया दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये पूरा पार्ट अब वैसे भी आपको पता चल जाएगा, यहां से 4 आ गया, इसका मतलब 3 4 5 का ट्रिपलेट बन सकता है। ये 3, ये 4 तो ये 5, ये 5 है तो ये भी 5, 3 4 5 ये भी बन जाएगा। और देखो 4 और 3 7, ये भी पूरी 7 बन रही है इनके बीच की दूरी। तो रेडियस कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। बाकी दोस्तों ट्रिपलेट ना पता चले तो क्या करोगे आप, ये तो आपने इस प्रकार निकाल लिया, ट्रिपलेट पता चल गया। आप क्या करो दोस्तों, ये पूरी 7 है, इसको x मानो, इसको 7 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इससे आपकी ये चीज निकलेगी रेडियस, क्योंकि दोनों में इक्वल है। यहां से कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और ये भी आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर अपने वैल्यू पुट इसके अंदर वापस कर लेंगे, ये वैल्यू आ गई तो इन दोनों से ये निकल ही जाएगा। नेक्स्ट, ये सवाल दोस्तों आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर अपने कई तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें x प्लस वाई करोगे तो देखो 3 और 3 6 हो जाएंगे, ये तो कट जाएंगे प्लस माइनस, और x इंटू वाई करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 9 माइनस 5 कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का क्या होता है दोस्तों, 2x वाई होता है। कितना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू 4, 36 में से 8 गया 28 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड तरीका दोस्तों क्या लगा सकते हैं, देखिए आपने ये सारी चीज पढ़ी होगी दोस्तों, x इक्वल टू ये दे रखा है, y इक्वल टू ये दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कैसे होता है दोस्तों, x बराबर a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन करना है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 और 5 14, 14 दूनी 28, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो वर्गों के परिमाप 48 और 60 है, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसके क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। देखो परिमाप 48, तो इसकी a1 भुजा कितनी होगी दोस्तों, 12 होगी, 4 का डिवाइड कर दिया। परिमाप 60, 4 का डिवाइड कर दो, a2 भुजा आ जाएगी, कितनी आ गई दोस्तों, 15 आ गई। तीसरे वर्ग का परिमाप निकालना है दोस्तों, 4a3 मान लो, ये निकालना है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल इस एरिया a3 का मतलब एरिया इनके क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 144, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 225, इनका अंतर कितना आएगा दोस्तों, 56, और इसको ऐड कर लो 5 में से, इनका डिफरेंस है वो तीसरे a3 का एरिया है दोस्तों, इनका अंतर, तो 5 में से 4 गया, 1 आ गया, और 12 में से ये 8 आ गया, इसका a3 की भुजा कितनी आ गई, 9, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 का मतलब 36। नेक्स्ट, एक व्यापारी द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती है, एक को 20% लाभ पर बेची जाती है जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20% हानि पर बेची गई
प्रभावी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है। दोस्तों अच्छा सवाल है। 20% लाभ का मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज को कितने में बेच रहा है, ये 6 में। ये सीपी और ये एसपी, ये पहली वस्तु है। दूसरी वस्तु में क्या कहते हैं, 20% हानि, तो 5 की चीज को कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। अब दोस्तों ये कहता है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, ये रहा, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपये, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये रहा, इन दोनों को इक्वल करना है। इसका मतलब हुआ यहाँ 5 का गुणा कर दो इस 5 का, और इस 6 का इधर गुणा कर दो। कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप बोलोगे नहीं पड़ेगा। चलो 5 छिके 30, 5 छिके 5 5 25, ये हो गया 25, और ये 5 छिके 30 हो गया, और ये 6 से किया 6 5 30, और ये 6 चौके 24। तो टोटल सीपी टोटल एसपी करो, 75 हो गया, 75 नहीं, कितना हो गया दोस्तों, 55 हो गया, और ये 4 और ये हो गया 5, 55 रुपये टोटल। 54 में बेच रहे हो, एक का लॉस 55 पर, इंटू में 100 से गुणा कर दो। तो 5 से काटा 11, 5 से काटा 20, एक सही 9/11। इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग इसका हानि आएगी, ये आंसर हो जाएगा। ये तो प्रॉफिट है ना, लॉस हो रहा है अपने को, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसका दोस्तों मैसेप है निकालना है, 17.5 है, नीचे 10 लगा दीजिए, और ऊपर 42/1 हो जाएगा, 14/1 हो गया। ऊपर वालों का दोस्तों क्या निकालना है, एचसीएफ हो तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 7 का डिवाइड जा रहा है, सब में 7 आ गया, नीचे एलसीएम 10 आ जाएगा, तो 0.7 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। ये है दोस्तों क्यू। पी और क्यू दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो पी करता है 6 घंटे डेली और 10 दिन तक करता है, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 60 घंटे। और क्यू क्या करता है, 10 घंटे काम करता है 9 दिन तक, 90 घंटे हो गए। टोटल वर्क कितना आएगा दोस्तों, 180 आएगा, ठीक है। एलसीएम इनका 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ये कहता है पी और क्यू 6 घंटे काम करते हैं डेली, तो 3 और 2 5, तो 5 छिके 30, तो टोटल 30 घंटे काम करते हैं डेली। तो 180 काम करवाना है, कितने दिन लगा देंगे, डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 6 दिन। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6 डेज। नेक्स्ट, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 38,500 लीटर है, इसकी ऊंचाई 4 मीटर, आधार का व्यास ज्ञात करें। बेलनाकार है दोस्तों, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, किसके इक्वल, 38,500 के। अब दोस्तों पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है, इंटू एच की वैल्यू 4 दे रखी है, और ये दोस्तों 38,500 लीटर है। ये लीटर है, ये मीटर है। आप दोस्तों क्या करो, इसको 1 मीटर क्यूब बराबर दोस्तों 1000 लीटर होता है। इसका मतलब इसको मीटर में चेंज करना है, तो 1000 का डिवाइड कर दो, ठीक है, समझ में आ गई ना। यहाँ लीटर लगा था, इसको 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ लीटर लगा था, इस लीटर मतलब 1 लीटर की जगह ये गुणा कर दिया, 00 से 00 गया, 11 दूना 22 और 11 तिया 33, ये 5 बार गया। फिर कितना जाएगा, आप बोलोगे सर ये आगे नहीं कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 35 इंटू 7 डिवाइड बाई दोस्तों कितना, 2 चौके 8 और नीचे 10 है, तो 80 हो गया। 5 से काटोगे 16, 5 से काटोगे 7, तो 7/7 की स्क्वायर बटे 4 की स्क्वायर कर लो, आर बराबर आ गया 7/4।
तो 4 एकम 4, 3 4 7 28, 4 5 20, तो 1.75 मीटर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर के आधार व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की शंक्वाकार आकृति वाली बोतलों में भरा जाना है। कटोरे को पूर्णतया खाली करने के लिए ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? इसका मतलब दोस्तों, एक आपके पास क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोले के अंदर से जो भी तरल भरा हुआ है, इस कंप्लीट तरल को आपको छोटी छोटी किस में भरना है, इस प्रकार की शंक्वाकार कीप है, इसमें भरना है इसको। इसका मतलब जो भी तरल इसमें भरोगे इसके अंदर, तो मतलब दोनों का आयतन इक्वल होगा। जितना तरल है वो इस प्रकार की कीप है उनमें भर देना है। जैसे मान लो दोस्तों, आपको बोल दिया एक बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है, मतलब शरबत बनाते हैं, उनको छोटे छोटे गिलासेस में डालना है ना, बांट अपने ट्रे में लेके जाते हैं ना, तो उस एक बाल्टी से कितने गिलास भर जाएंगे वो संख्या निकालनी है, समझेगी ना। तो क्या करोगे दोस्तों, इसका आयतन इक्वल करोगे। आयतन मतलब गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब का मतलब 12 की क्यूब। तो 12 को दोस्तों 12 इंटू 12 इंटू 12 लिख लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। बराबर किसकी होगा, एन कीप बनेगी। एक का आयतन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब दोस्तों 3 सेंटीमीटर व्यास है तो आर की वैल्यू 3/2 होगी, आर स्क्वायर है, इंटू में एच की वैल्यू 4 है। अब दोस्तों काटा पीटी कर लीजिए, पाई से पाई, 3 से 3 गया, देखो 3 से 4 बार गया, 4 से ये 4 गया, 3 से 4 बार गया। ओके, और कोई जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। तो ये 2 दुआ 4 इधर गुना होगा, यहाँ क्या बचा है 2 इंटू 12 इंटू 4, और ये 4 इधर और आएगा, बराबर कितना एन के 24। 24 इंटू दोस्तों कितना करना है 16, तो 16 दूना 32, 16 चौके 64, तो 384 आपकी छोटी छोटी कीप आ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट, 900 रुपये की धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल में बढ़कर 1134 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 900 की धनराशि 4 साल में कितनी हो जाती? दोस्तों सबसे आसान सवाल है। 3% की दर और होती और 4 साल पैसे लगता तो 3 चौके 12% ब्याज और मिल जाता 900 पर। ठीक है, तो 900 का 12% कितना आएगा 108 रुपये। ये 1134 में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, इकाई अंक 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम 315, एचसीएफ 21 है और संख्याओं का अंतर 42 है, तो योग ज्ञात करें। दोस्तों दो संख्याओं का एलसीएम आपको बताया है ए अनुपात बी, इनका एचसीएफ अगर एच है तो संख्याएं कितनी बनेगी, एच ए और एच बी बनेगी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलो सर एच ए बी हो जाएगा, कितना दे रखा है 315, तो ए इंटू बी बराबर कितना कर दूं, एचसीएफ 21 दे रखा है, ये 21 गुना में है, भाग में आएगा, 21 एकम 21, 21 5 105। दो संख्याओं का अंतर एच ए माइनस एच बी बराबर कितना 42 दे रखा है। ए माइनस बी बराबर एच कॉमन ले लिया, एच की वैल्यू 21, 21 दूना 42, अंतर आ गया। ए और बी का मल्टीप्लाई दोस्तों 15 और अंतर कितना 2 है। आप दोस्तों इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, ए स्क्वायर, इससे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, योग निकालना है तो पीछे भी सवाल आया था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, इसमें वैल्यू पुट कर लो, यहाँ से निकल जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट देखो, इसमें ये 5 इंटू 3 है, 5 दिया 15, 5 और 3 का डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू 5 और बी की 3 है, ये फिट बैठ रहा है इसमें। अब आपको योग पूछा है तो योग कर दो, तो 5 और 3
8 हो जाएगा। और देखो 5 और 3 8, इंटू में क्या करोगे HCF, 21 8 168 होगा। अब दोस्तों बहुत सारों को ये समझ में नहीं आया कैसे किया। दोस्तों A+B रेशियो देखो HA और HB, तो योग क्या होगा HA+B, कॉमन ले लिया मैंने H कितना 21, A+B का रेशियो A और B, A की वैल्यू 5 ये 3, तो 5 और 3 8 हो गया। ये कर दिया आंसर इस प्रकार। नेक्स्ट अच्छा सवाल है दोस्तों, देखिए A, B और C एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने 2 दिन तक साथ कार्य किया, जिसके बाद A ने कार्य छोड़ दिया। B और C ने एक साथ अगले 9 दिन तक कार्य किया, फिर B ने भी छोड़ दिया। C ने शेष कार्य 6 दिन में पूरा किया। यदि C अकेले उस कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो B अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों A, B और C तीनों मिलकर 16 दिन में, C अकेला कितने दिन में 24 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना मान लिया 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48। यहाँ से A+B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखो टोटल 3, इसकी 2, तो इन दोनों की 1 बच गई। अब दोस्तों ध्यान से देखना, शुरुआत में कितने दिन 2 दिन चले कौन A+B+C तीनों काम किया, फिर A चला गया, बाकी 9 दिन तक B और C ने काम किया, ठीक है। फिर दोस्तों 6 दिन अकेले C ने काम किया और टोटल काम 48 का 48 कंप्लीट कर दिया। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 दूनी 6 हो गया, प्लस B+C की एफिशिएंसी पता नहीं, तो B लेकिन C की पता है ये 2, तो 2 रख दो, प्लस C की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 6 दूनी 12 काम किया होगा, बराबर दोस्तों 48 के। तो 12 और 6 18 घटा दो इसमें से, तो 9 B+2 बराबर कितना आ गया, या इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9B + 9 दूनी 18, और ये 12 और 6 18 था, इनको मैंने यही लिख दिया एक बार 48। तो 9B बराबर कितना आ जाएगा 36 घटाओगे तो 12 आ गया। तो B बराबर कितना आ गया 3 चौके 12, 3 तिया 9। तो B की एफिशिएंसी निकालनी थी, क्योंकि B से ही तो काम करवाना है। तो टोटल वर्क है 48, B की एफिशिएंसी 4/3, 3 ऊपर चला गया, 12 12 तिया 36 दिन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, तब इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। दोस्तों आपको पता है 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है, 2 जीरो से दोनों जीरो कट गई, 40 और 4 44% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 सकेंद्रीय वृत्त एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं। इस मार्ग की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः ये और ये है, तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसमें दोस्तों आपको दोनों वृत्तों की परिधियों का अंतर चाहिए, 2πr2 - 2πr1, इनका अंतर परिधियों का अंतर कर दो, यहाँ लिख दो, तो 94 2/7 - 56 4/7। आप दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करके उस प्रकार घटा सकते हैं। बाकी यहाँ से 2 × 22/7 इंटू ये बनेगा R2 - R1, इसी की तो वैल्यू चाहिए, बाकी कट जाएगा। इसको दोस्तों 93 + 1 & 2/7 - 56 & 4/7 लिख लो, क्योंकि इसमें से 94 में से मैंने एक यहाँ रख लिया, तो ये इन दोनों को डायरेक्ट घटा दो, 7 एकम ये कितना बचेगा 13 में से 6 गया 7, और 8 में से 3 गया 5 गया 3 बच गया, और इनमें से दोस्तों 7 एकम 7 और 2 9/7 माइनस ये 4/7। देखो आधार समान है ना, सॉरी हर समान है, तो 9 में से सीधा घटा दो इसको,
तो 37 5/7 बन जाएगा। 37 साते 259 और 5 264/7 आ गया। ये इसके इक्वल रख दो, सॉरी 264/7 आ गया। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 22 से कम 22 और 22 दूना 44, 2 से काट दिया 6। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 6 आ गया। नेक्स्ट, केंद्र C1 और त्रिज्या R1 बराबर 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त को समकोण पर रखा गया है। एक अन्य छोटा वृत्त जिसका केंद्र C2 मान लो इसका दोस्तों, C2 है ना, ये C2, त्रिज्या R2 है, इस प्रकार रखा गया है कि चित्र के अनुसार कोण की भुजाओं और बड़े वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इसका दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है? स्मॉल r बराबर होता है r कैपिटल इंटू 3 माइनस 2√2 होता है। कैपिटल R का मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5, तो 5 इंटू 3 माइनस 2√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये स्मॉल r आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी कैपिटल R थी, इसको कैपिटल R, और ये स्मॉल r। छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल, बड़े की बड़ी, इसके रूप में आपको इसका याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों 8 से बड़ी कौन सी होती है? 9, 10, 11। पहली होती है 11, 13, 17, फिर कौन सी? 19, 23, फिर 29, 31, फिर 37, उसके बाद 41, 43, फिर 47, फिर 53, फिर उसके बाद नहीं होती, इतनी होती है। इनका योग करना है। दोस्तों मूर्खों की तरह मत लग जाना। इसमें देखो इकाई अंक सभी में अलग अलग है, आप ओनली इकाई अंक निकालो। 3 और 4 7 10, 13, 14, 14 और 7 21, 22, 22 और 9 31, 31 और 3 34, 34 का मतलब 4 रख लो, 4 और 9 13, 13 का 3 और 7 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, इकाई अंक 4 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, m का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये दी हुई है, इसके मूलों का अनुपात 2:3 दे रखा है। दोस्तों m की वैल्यू निकालनी है। आपने मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास लगाई है तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी। अब इसमें इसको क्या कर दो, 2 अल्फा और इसको 3 अल्फा मान लो। ठीक है, ये रेशियो में आपने ओरिजिनल मान लिया अल्फा लगा के। एक्स लगा सकते हो, ए लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो। अब मूलों का योग, तो 3 और 2 5 अल्फा बराबर किसके आएगा? -b। देखो ये रहा -b, यहाँ b की जगह m दे रखा है, अपॉन a कितना है? 12 है। दूसरा दोस्तों यहाँ से देखो, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो 2 तिया 6 अल्फा स्क्वायर बराबर आएगा दोस्तों c कितना? 6 बटे में a कितना? 12। तो यहाँ से ये कट गया, तो ये आ गया दोस्तों 1/12। तो अल्फा बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस आ जाएगा ना, रूट करते हैं तो 2√3 आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 इंटू 1/2√3 बराबर माइनस दोस्तों कितना? m/12। अब दोस्तों इसमें प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं। यहाँ माइनस है तो आपने माइनस वाला ले लिया मान लो, ठीक है, ताकि ये कट जाए, क्योंकि इसमें ओनली पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब प्लस वाला नहीं, इसने माइनस वाला रूट लिया ये। तो 2 से काटा 6 बार, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m बराबर आ जाएगा दोस्तों 5 × 30 अपॉन में √3। ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 बनेगा, 3 से कट गया 10, तो 10√3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट,
कार का मूल्य 625 है, 6,25,000। इसके 80% मूल्य पर बीमाकृत किया गया था। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और बीमा कंपनी बीमाकृत राशि के 90% का भुगतान करती है। कार के मूल्य और प्राप्त धनराशियों का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों मान लो कार का मूल्य था 100 रुपये, बीमा कितना हुआ, इंश्योरेंस कितना हुआ दोस्तों, 80%। तो 100 का 80%, 80 पर बीमा हुआ। अब जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो बीमाकृत राशि बीमा कंपनी कितना इसका रिटर्न दिया, 90%। किसका, ओरिजिनल प्राइस का नहीं, जो जिसका इंश्योरेंस हुआ उसका 90%, इसका 90% दिया। तो 90% कितना आएगा, 72 रुपये। देखो 100 रुपये की कार थी, 72 रुपये मिले, कितने कम मिले दोस्तों, 28। इनका अंतर ही पूछा, अंतर 28 आएगा। देखो 100 की वैल्यू कितनी है, 6,25,000, इसके नीचे लगा दो 100। आपको अंतर की वैल्यू चाहिए, 28 का निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, जीरो तो आई, 28 5 140, 14, 28 दूना 56 और 14 70 बनेगा, 7, 28 छिके 168 और 7 175, 1,75,000 इसका डिफरेंस आया है। नेक्स्ट, एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है। इसके अलावा वह हर 5 लीटर में दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। उसका कुल प्रॉफिट परसेंट आपको ज्ञात करना है। देखो एक सीपी और एक दोस्तों एसपी है। इसने क्या किया, 20% लाभ का मतलब हुआ 5 रुपए की चीज वो 6 में बेच रहा है, ठीक है। 5 रुपए की चीज को, इसका मतलब हुआ कि 5 रुपए प्रति लीटर की चीज को 6 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है। 20% लाभ तो यही हो गया, ठीक है। अब ये 5 लीटर इसके पास दूध था एक बाल्टी में, इसने इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 8 लीटर। बताओ जो इसका क्रय मूल्य 5 रुपए लीटर के हिसाब से लाया तो कितने लीटर लाया था, 5 लीटर। तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 25 रुपये। लेकिन ये 6 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कितना दूध बेच रहा है, 8 लीटर। तो ये हो गया 48 लीटर। देखो कितना लाभ होगा, 23 रुपये का, कितने पर, 25 पर, गुणा में कितना, 100%, ठीक है। 25 से काटा 4, 23 चौके 92% प्रॉफिट। नेक्स्ट, एक धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 630 है। समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बताइए, ज्ञात कीजिए। दोस्तों 10% की दर का मतलब 10 से कोई धन कितना हो गया, 11 एक साल में। 2 साल का मतलब 10 की स्क्वायर और 11 की स्क्वायर का मतलब 121। ब्याज कितना मिला, 21 पार्ट, कितना है, 630 के। एक की वैल्यू कितनी, 30 रुपये। 100 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, आप बोलोगे सर 3,000 रुपये आ जाएगी। इसका मतलब प्रिंसिपल है दोस्तों 3,000 रुपये। आपको पूछा क्या है, आपको बोला कि 3,000 रुपये पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही होता है, 10 दूना 20% ब्याज निकाल दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 दिया 60। सॉरी दोस्तों, इसने क्या पूछा है, 2 साल का नहीं पूछा, इसने 3 साल का पूछा है। तो 10 दिया 30% ब्याज बनेगा, तो 30/100 कर दो, 0 से 0, 3 दिया 900 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये सीरीज है दोस्तों 4 और इनका डिफरेंस 1, फिर 2, फिर 6, सॉरी 6 ही है ना, फिर कितना आया दोस्तों, ये आ गया दोस्तों 24, ठीक है। 1, फिर 2 गुना, फिर 3, फिर 4, फिर 5 गुना होगा, है ना। देखो 1 का डबल, 2 का इसमें डबल हुआ, फिर 3 गुना, फिर इसका 4 गुना, फिर इसका 5 गुना होना चाहिए। 120 जोड़ो इसमें, तो 12 3 15 157 आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, आपको दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है बस। 7 + 2 √5 डिवाइड बाई 11 + 3 √5 के। देखो
इसमें क्या होता है दोस्तों, नीचे रूट लगा है ना, इसको हटाने के लिए अपने रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण। तो नीचे वाले का अपोजिट साइन क्या है, 11 माइनस 3 अंडर रूट 5। इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आई क्या बात? देखो नीचे वाले में तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 9 5 45। तो 121 में से 45 माइनस कर दो, 76 आ जाएगा। इसका मतलब नीचे तो 76 आ गया, ऊपर वालों को गुणा करना पड़ता है। 11 को कर लो पहले, 11 7 77, फिर 7 दिया 21 अंडर रूट 5 आ गया। फिर इसको करो, 11 दूना 22 अंडर रूट 5 आ गया। और ये दो, इसको और इसको करो, 2 तिया 6, रूट 5 इंटू रूट 5 5 बनेगा, 6 5 30 बन जाएगा। और किसका, माइनस का। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से रूट 5 बचेगा पॉजिटिव का एक ही, और ये कितना बच गया दोस्तों, 47। 77 में से 30 माइनस कर दो, तो 47 माइनस प्लस का रूट 5, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 76। बराबर में क्या था, a प्लस बी अंडर रूट 5। अब दोस्तों इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, 47/76 प्लस रूट 5/76, और बराबर में कितना है, a प्लस बी अंडर रूट 5। अब इसको तुलना करनी है, रूट 5 के साथ कितना है b, तो रूट 5 के साथ का मतलब हो गया 1/, ये देखो 1/76, तो b की वैल्यू 1/76 और a की वैल्यू ये देखो बिना रूट वाली 47/76, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ लगाइए, 2 इंटू ए स्क्वायर का मतलब देखो नीचे भी सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और नीचे भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, लिखने की जरूरत है क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मैंने काफ़ी सवाल करवाए हैं ऐसे, आप वहाँ लगाओगे क्लासेस तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, इस राशि को दोस्तों डिवाइड करना है, सेकंड पार्ट पूछा है, 1/3 अनुपात 3/5 अनुपात 3/4, इनका रेशियो बना लो। इसका निकालना है दोस्तों, एलसीएम ले लो, चाहे आप करो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको छोड़ दो, 5 चौके 20 एकम 20। ठीक है, इसकी निकालनी, इसको छोड़ दो, 4 तिया 12 तिया 36। इसकी निकालनी, इसको छोड़ दो, 5 तिया 15 15 तिये 45। अब दोस्तों टोटल इनको ऐड कर लो, कितना, 6 और 5 11, 4 7 और 2 9 और 1 10, 101 की वैल्यू होगी 13 13, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये दोस्तों 13 इंटू 101 होता है। ठीक है ना, ये 101 का डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ ले आया मैं, कट गया, 1 की वैल्यू 13, तो दूसरा पार्ट कितना है 36, तो 36 की वैल्यू पूछी है, तो 13 इंटू 36 करिए, कितना आएगा, 13 छिके 78, इकाई अंक देखो 8 आ रहा है, आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें देखो ये 500 समथिंग है, ये 300 है, मतलब 500 में से 300 घटाएंगे तो लगभग 200 के निकट आएगा। क्या 500 और 300 जोड़ने से आएगा क्या 200, आप बोलो सर वो तो 800 के करीब आएगा। इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है दोस्तों, और नीचे कितना 200 पॉइंट समथिंग जो भी आया है। इसका मतलब ए प्लस बी वाला पार्ट और ए माइनस बी वाला पार्ट है, और ये 200 ये है ना, ये a माइनस बी वाला पार्ट है, ये तो कट जाएगा इससे, a प्लस बी है वो ऐड कर दो, 500 और 300 800 के करीब एक ही ऑप्शन है। ठीक है, पूरा करना है तो दोस्तों 515.86 प्लस 314.87, और दूसरा क्या लिखोगे 515.86 माइनस 314.87। ठीक है, और नीचे 200.99, देखो इसको घटाओगे तो ये सेम बनेगा, कट जाएगा, और इनको ऐड कर लो, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
डीआई है दोस्तों, काफ़ी अच्छी डीआई दे रखी है आपको। दिए गए विकल्पों में से कर्मचारियों की किस श्रेणी में सन 2000 से 2002 के बीच सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। देखो पहली बात तो 1 2 3 4 5 6 दे रखी है। 6 में से 6 सभी को चेक नहीं करना, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से चेक करना है। इसमें से दोस्तों एनालिस्ट नहीं है, पियोन नहीं है, बाकी इन चारों में चेक करना है आपको। तो देखो 19 से 19 तो ये तो 0% होगी वृद्धि, चेंज हुआ ही नहीं। फिर ये दोनों वैसे ही कट गए। ये 116 से कितना 120 हुआ है, 134 से 173 हुआ है। तो इनका डिफरेंस देख लो कितना, तो ये कितना आएगा 39 की वृद्धि हुई है 115 पर, गुणा में 100 करके चेक कर लेंगे। और ये 13 में से 4 गया 9 और 6 3, तो ये भी 39 की वृद्धि हुई है कितने पर 134 पर, इंटू में 100 करके चेक करेंगे। और ये 4 की वृद्धि हुई है दोस्तों, ये तो वृद्धि कम हुई है, 4/29 आएगा, है ना। तो सर्वाधिक प्रतिशत देखिए 4/116 इंटू 100 करोगे, समझ में आ गई ना बात। अब देखो ये दोनों इसके अंदर ये आएगा 1, ये 29, तो 29 30 87, ये तो 3% के लगभग ही आएगा। इन दोनों में चेक करना है दोस्तों। अब कैसे करोगे आप बोलो सर, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या आपने ये चीजें नहीं देखी क्या, 115 और 39/134 है, इन दोनों में बड़ा छोटा देखना हो कौन सा होगा। आप बोलो सर अंश समान है तो नीचे वाला छोटा होगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी आएगी अकाउंटेंट लेखाकार। नेक्स्ट इसमें दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, आपको चेक करना है, सभी को चेक करना पड़ेगा। प्रोग्रामरों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि चपरासियों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। ये बोल रहा है वो बात सही है क्या, ये आपको चेक करनी है। प्रोग्रामर ये रहा और पियोन ये रहा। इसमें दोस्तों 39 की वृद्धि हुई है, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि पूछी है। इसमें कितने की हुई है 50, कितने की दोस्तों 3 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 39 की वृद्धि हुई थी कितने पर दोस्तों 134 पर, गुणा में 100 करके देख लो, या तो पूरा पूरा तो जाना ही नहीं है ना, 100 का गुणा कर दो, मतलब डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर लेंगे। और दूसरा दोस्तों कितना आएगा 53 की वृद्धि कितने पर 96 पर, गुणा में 100%। अब अप्रोक्स में डिवाइड कर लो दोस्तों, ये 13 3 39 लगभग 3 बार जाएगा, और ये 96 2, ये लगभग एक बार नहीं जाएगा, ये कितनी बार जाएगा देखो 96, ये लगभग 5-6 बार जाएगा ना, 5 नहीं 45 और 5 6 30, 480, हाँ 5 बार जाएगा, तो ये ज्यादा आ गया। अब देखो इसने क्या बोला, कहता है कि प्रोग्राम की प्रतिशत वृद्धि ये कह रहा है ज्यादा है चपरासी से, कहाँ है ज्यादा, इसकी है ज्यादा, तो ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। वर्ष 2000 में प्रोग्रामर और टेक्नीशियन की कुल संख्या 2002 में इन दोनों श्रेणियों में मौजूद कुल कर्मचारियों की संख्या के 50% से कम थी। अब दोस्तों दूसरा कैलकुलेटिव डीआई है दोस्तों, मैं पहले ही बोल रहा हूं, डरना नहीं है। देखो 2000 में किसका कुछ है टेक्नीशियन और प्रोग्रामर, तो टेक्नीशियन और प्रोग्रामर ये रहे, टोटल संख्या कितनी बनेगी 0, 4 और 1 5, और ये हो गया 2, 250 है। वर्ष 2002 में इन दोनों श्रेणियों की मौजूद संख्या से 50% से कम थी। इनका जोड़ लिया आपने, इनका और जोड़ लो, 3 9 2, इसके 50% से कम है क्या, ये नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। वर्ष 2000 में प्रोग्रामर टेक्नीशियन और एनालिस्टों की कुल संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या के 50% से अधिक थी। 2000 के अंदर टेक्नीशियन प्रोग्रामर इनको जोड़ो, टेक्नीशियन प्रोग्रामर एनालिस्ट इन तीनों को जोड़ो, 2 का योग तो 250, ये 32 और ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा 282, ठीक है। कहता है कि कुल कर्मचारियों की संख्या 2000 के अंदर कुल कर्मचारियों की संख्या से 50% से अधिक थी। अब देखो है क्या, तो इन तीनों को तो जोड़ लिया 282,
इसमें 96, 115 और 19 जोड़ना है। तो 115 और 10 125 और 9 134, 134 और 130 230 ये होगी। ठीक है, 2 11 512। इसका 50% 3/2 50% से ज़्यादा है क्या? देखो इसकी 50% 250, कितनी बनेगी? 2 दूआ 4 और 2 5 10 और 2 6 12। हाँ 250 से ज़्यादा है, ये आंसर इसका ठीक लग रहा है। ठीक है, आगे वाला चेक नहीं करना। नेक्स्ट, वर्ष 2000 से 2002 तक सभी कर्मचारियों की कुल संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? देखो टोटल इनको कर लो दोस्तों, अभी निकाला कितना आया टोटल इसका 2000 का 200 512 आया, 512। यहाँ पे टोटल कर लो, 9 और 3 12, 15 19 19 और 9 28, 2 2 और 4 6 9 11 18 23 1 24, 2 3 4 5 6 7 748। परसेंटेज वृद्धि पूछी है दोस्तों, 4 का भाग जा रहा है, कर लो रेशो बना लो इसका। 4 से कम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से काटोगे 18, 4 7 28, 15 16। अब कितने की वृद्धि हुई है? 17 में 8 गया 9 और 7 में से 2 गया 5, 59 की वृद्धि 128 पर, गुणा में 100 कर दो तो 128, 12 चौके 48, 12 5 60, लगभग 4 तक इसका आंसर जाएगा, 4 बार तक। तो 4 वाला ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2000 से 2002 के बीच लेखाकारों और टेक्नीशियन की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि का लगभग अंतर ज्ञात करें। दोस्तों 2002 से 2002 तक अकाउंटेंट कौन से हैं? ये रे, और टेक्नीशियन ये रे, की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि का अंतर। तो दोस्तों इसका आपने निकाला 39 की वृद्धि हुई थी 115 पर। ठीक है, इसका टेक्नीशियन 4 की वृद्धि हुई किस पर? 116 पर। गुणा में कितना करोगे? 100 करोगे। ये तो 3% के लगभग आई थी, और ये 100 से गुणा करके निकालना पड़ेगा। कितना आएगा दोस्तों? 5 से कर लो 23 और 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 7 35, 4 5 8 40, 0 23 चौके 23 दिया 69। ठीक है, तो बच गया 9, तो 23 दिया 69। देखो अंतर आ रहा है लगभग, अपने 30% निकालते हैं तो लगभग में पूछा है दोस्तों, दूर दूर ऑप्शन है, आंसर आएगा 31%। तो ये दोस्तों क्लास थी, और डीआई के सवाल दोस्तों काफ़ी अच्छे सवाल थे, कैलकुलेशन थी सारी की सारी सवालों में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अगर दोस्तों क्लासेज आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर शेयर किया करो। ओके, थैंक यू।